प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने जो कारक टॉपिक है इसके ऊपर चर्चा की थी और उसमें मुख्य चर्चा ये रही, पहले तो बताया कि कारक कहते किसे हैं, कारक करने वाले को, और ये भी बताया कि कर्ता और कारक में फर्क क्या है। कर्ता भी करने वाला होता है और कारक भी करने वाला होता है। कर्ता कार्य क्रिया को पूर्ण करने वाला होता है और कारक उन सभी पदों में संबंध को जोड़ने का काम करता है। फिर हमने देखा था कि कारक में विभक्ति हो भी सकती है, कारक में विभक्ति एक से अधिक भी हो सकती हैं और कारक में विभक्ति लुप्त भी हो सकती है। ये सब बातें वाक्य के व्यवहार से पता चलती है। हमने ये भी बताया कि सभी कारक या तो संज्ञा पद होते हैं या फिर सर्वनाम पद होते हैं, यानी कारक या तो संज्ञा पद होगा या सर्वनाम पद होगा। हमने ये भी बताया कि जो पहले 7 कारक हैं संबोधन कारक को छोड़कर, सभी कारक की विभक्तियाँ कारक के बाद लगती हैं। अकेले संबोधन की जो विभक्ति है वो हमेशा पहले लगती है और उसका जो संज्ञा पद है या सर्वनाम पद है वो बाद में होता है। हमने इस बात की भी चर्चा की कि किसी भी वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन 2 कारकों की विभक्तियाँ पास पास नहीं हो सकती। 2 संज्ञा शब्द पास पास हो सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि प्रत्येक कारक की एक निश्चित अपनी विभक्ति होती है। कुछ कारकों की विभक्तियाँ यदि एक जैसी हैं तो उनका वाक्य में व्यवहार या उनका भाव अलग अलग होगा। ये सभी बातें कल हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो चौथा इसका प्रकार था संप्रदान कारक, इसको देखते हैं। इसकी व्यक्ति चिन्ह है के लिए या को भी हो सकता है, और ये किसी को देने के भाव से संबंधित जितने भी वाक्य होते हैं वो भी संप्रदान कारक में ही आते हैं। यदि कोई रुचि का वाक्य है, रुचि के हिसाब से, पसंद के हिसाब से, या कोई ईर्ष्या का वाक्य है, उनमें भी संप्रदान कारक ही होता है। इसकी परिभाषा है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, यानी क्रिया जिसके लिए हम करते हैं वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे रमेश मोहन को मारता है, इनमें से कोई न कोई भाव आपको इन वाक्यों में दिखाई देगा। मोहन रमेश को मारता है, को विभक्ति है, लेकिन इसमें कर्म कारक है। कैसी? देखिए, यहाँ मोहन को के साथ जो व्यक्ति आई है ये कर्म कारक के रूप में है। अगले वाक्य में देखिए, रमेश मोहन को रुपये देता है, इसमें भी को विभक्ति ही है। मैंने ये वाक्य दोनों साथ साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कर्म जो कारक है और जो संप्रदान कारक है उनमें को जो व्यक्ति है उनका अंतर समझ में आ जाएगा। ये को व्यक्ति कर्म के हिसाब से है, क्योंकि इसमें मोहन क्या है आपको बताया था कल, सजीव वस्तु के साथ हमेशा को लगता है और ये मारने का काम है किसका है? मोहन का। इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्म है। लेकिन यहाँ रमेश मोहन को रुपये देता है, ये किस लिए संप्रदान है? इसमें कहीं ना कहीं देने का भाव है, और जहाँ देने का भाव होता है भले ही व्यक्ति को हो तो क्या होगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। इस वाक्य से और समझिए, उसके लड़के को बुलाओ, ये कर्म कारक है क्योंकि ये को व्यक्ति इसके साथ सजीव के साथ लग करके कर्म का काम कर रही है। किसको बुलाओ? लड़के को। अब देखिए, उसने लड़के को मिठाई दी, यहाँ पर देने का भाव होने की वजह से यहाँ पर क्या है? ये संप्रदान कारक है। को व्यक्ति यहाँ भी है, को व्यक्ति यहाँ भी है, ये दोनों कर्म कारक के रूप में है। को व्यक्ति यहाँ भी है और को व्यक्ति यहाँ भी है, ये दोनों किस में है? ये संप्रदान कारक। अब के लिए, लड़के के लिए खाना लाओ, लड़के के लिए पुस्तक लाओ, गरीब के लिए भीख डालो, यानी के लिए जो व्यक्ति होगी वहाँ तो आपको साफ साफ नजर आ ही जाएगा कि के लिए कहाँ होता है?
क्योंकि आप सबको पता है कि के लिए में तो संप्रदान कारक होता ही है। वो उदाहरण मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब संप्रदान कारक के ही। लड़के के लिए खाना लाओ, लड़के के लिए पुस्तक लाओ, माँ लड़के के लिए खाना लाई, ये के लिए जहाँ भी आएगा वहाँ पर सब क्या होगा, वहाँ संप्रदान कारक होगा। मैंने को के उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत आपको संशय हो सकता है कि को व्यक्ति क्रम में भी होती है, को व्यक्ति संबंध कारक में भी होती है, को व्यक्ति इसमें भी है। मैंने अभी बताया था कि या तो किसी कारक के व्यक्ति हैं वो निश्चित हैं, लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति सेम हैं, एक जैसी हैं, तो उनका वाक्य में व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार से किस बात का पता चलता है, वो व्यवहार ही निश्चित करेगा कि व्यक्ति किसकी है। अभी ये कोई व्यक्ति कर्म के रूप में, इस वाक्य में कर्म के रूप से है और इसमें देने के भाव से होने की वजह से संप्रदान के रूप में है, क्योंकि ये वाक्य का भाव ही बता रहा है। इस को का व्यवहार इस वाक्य में एक देने के भाव में है, इसलिए ये को व्यक्ति संप्रदान कारक की है और ये को व्यक्ति कर्म कारक की है। अब अगला है अपादान कारक। अपादान यानी से कर्ण कारक की भी से व्यक्ति थी, इसमें वो से व्यक्ति साधन के रूप में थी और ये से व्यक्ति किसमें है, ए लगाव प्रत्यक्षता के रूप में, या फिर घृणा, निषेधता, भय, किसी की दो के बीच में तुलना या कोई अध्ययन। तुलना माने उत्तरावस्था यानी दो के बीच में तुलना। एक होती है उत्तमावस्था जो एक से अनेक के बीच में तुलना, लेकिन यह उत्तरावस्था दूसरी अवस्था है, ये हमेशा दो के बीच में तुलना होती है। इन शर्तों में अपादान कारक होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। लगभग परीक्षा में इसमें से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा होता है। देखिए हम उदाहरणों के माध्यम से पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का दूसरी वस्तु या प्राणी से दूर होने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। यानी इसमें दूरी होगी, एक चीज़ दूसरी चीज़ से दूर होगी, या एक संज्ञा शब्द या एक सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से दूर रहेगा। जब दोनों संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में दूसरे संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के बीच यदि दूरी है, अलगाव है, प्रत्यक्षता है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से। पहला है पेड़ से पत्ता गिरता है। आप सभी जानते हैं यदि पेड़ है और यदि इससे पत्ता गिरेगा तो इसकी ये क्या हो जाएगी, ये इससे अलगाव है, इसकी दूरी बन जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं, देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, यदि ये हिमालय है और इससे पानी निकलता हुआ यदि इस प्रकार से नदी बनती है, तो इसका मतलब ये है कि हिमालय से जो पानी है गंगा के रूप में दूर होता चला जा रहा है। यानी हिमालय का और गंगा का जो पानी है उसका जो अलगाव है, इसकी वजह से क्या है, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता दूर हो रहा है तो अपादान कारक है। बच्चे छिपकली से डरते हैं। आप सभी को पता है यदि भय होगा, यदि कोई चीज़ से हम डरते हैं तो उस चीज़ से हमेशा दूर जाते हैं। यदि यहाँ में कोई भय है और यहाँ कोई बच्चा है, इसका मतलब बच्चा भय के नज़दीक कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा उससे दूरी बना कर रखेगा। यदि दूरी रहेगी तो क्या होगा, वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। यह दिल्ली से है, इसका मतलब कोई व्यक्ति है हमारे पास है और वो दिल्ली का रहने वाला है और अब वर्तमान में या फिलहाल हम जब कह रहे हैं वो हमारे पास है, इसका मतलब वो व्यक्ति दिल्ली से हमारे पास आ चुका है। यदि वो दिल्ली का निवासी है और अब हम जब बात कर रहे हैं वो यहाँ खड़ा है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति दिल्ली का है, तो इसका मतलब वो दिल्ली से दूर है, यानी उसका जो मूल स्थान है वो दिल्ली है, लेकिन वर्तमान में वो हमारे सामने है जो कि दिल्ली में नहीं है। इसलिए उन दोनों के बीच की, उसके स्थान के बीच की दूरी होने के कारण क्या भाव पैदा होता है कि वो दिल्ली से आज हमारे सामने, इसलिए अलगाव उसके बीच में, इसलिए ये वाक्य भी अपादान कारक है। खेत गांव से दूर है, सब पता है। यदि ये खेत है और ये गांव है तो सीधी सीधी बात है, इन दोनों के बीच में जो अलगाव है, दूरी है, तो क्या होगा, अपादान कारक। पूजा गीता से घृणा करती है। कोई व्यक्ति, आप सभी को पता है, यदि घृणा करेगा, नफरत करेगा, तो व्यक्ति हमेशा दूर रहने की ही कोशिश करेगा। यदि वो किसी से प्रेम करता है तो क्या करेगा, वो नज़दीक आने की कोशिश करेगा। यदि कोई घृणा करता है तो उससे दूर जाने की कोशिश करता है।
दूर रहने की कोशिश करता है, अलगाव होता है। इसलिए पूजा और गीता से यदि घृणा करती है तो कभी भी उससे एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, आपस में एक जगह इकट्ठे होकर बातें नहीं करेंगे, उनमें दूरी बनी रहेगी। और इसी दूरी की वजह से इस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए, रमा पापा से शर्माती है, इसका मतलब जो शर्माएगा वो भी जिस भी चीज़ से भी शर्माएगा वो हमेशा उससे दूरी बना कर रखेगा, क्योंकि शर्म का कार्य दूरी का होता है। यदि किसी कोई रमा पापा से शर्माती है तो इसका मतलब वो पापा से हमेशा दूर रहने, उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे पापा उसको कुछ कहे, ये हमेशा उससे दूरी बनाए रखती है, इसलिए अपादान कारक। अब देखिए, मौन सौन से लंबा है, इसमें भी क्या है, ये मौन है और ये सौन है, ये दो के बीच में तुलना है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के इस बीच में ये ऊंचाई का जो डिफरेंस है ये भी क्या है, अलगाव है। इस कारण यहाँ भी अपादान कारक है। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, मैंने बताया था ना कि अध्ययन में भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। अब देखिए, बिजली की तारों से दूर रहो, यानी इसमें क्या किया गया है, निषेध किया गया है कि बिजली की तारों से दूर रहो। घृणा का वाक्य भी बताया, निषेधता, भय, अध्ययन, तुलना। मैंने लगभग सभी के एक एक वाक्य लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार घृणा से दूरी होती है। निषेध, बिजली की तारों से दूर हो, इसका मतलब दूर रहने का कहा गया है तो बिजली की तारों से हमेशा वो दूर ही रहेंगे। यानी तार यदि यहाँ हैं और बच्चे यहाँ खड़े हैं तो उन्हें बोला जाएगा कि बिजली की तारों से दूर रहो, तो उनके बीच में ये दूरी ही रहेगी। अब भय का भी बताया कि बच्चे छिपकली से डरते हैं, अध्ययन का बताया कि गुरु शिष्य से शिक्षा ग्रहण करता है। यानी इन सभी वाक्यों में अलगाव है कहीं ना कहीं। इस वाक्य के मूल भाव में, जो वाक्य का मूल भाव है उसमें कहीं ना कहीं दो संज्ञा पदों के बीच में अलगाव है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में अलगाव है। यानी कहीं ना कहीं उनके बीच में प्रत्यक्षता है, चाहे वो घृणा के माध्यम से हो, चाहे वो निषेधता के माध्यम से हो, चाहे वो भय के माध्यम से हो, चाहे वो तुलना के माध्यम से हो, चाहे वो अध्ययन के माध्यम से हो। इन सभी में अपादान कारक होता है। अगला प्रकार है छठा, अधिकरण कारक। इसकी व्यक्ति हैं या परसर्ग हैं में और पर, या फिर पहले हमने उत्तरावस्था की बात की थी, अब उत्तमावस्था यानी किसी भी चीज़ की अंतिम अवस्था, या फिर उस पर गया है, ऐसे कुछ वाक्यों में अधिकरण कारक होता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। यानी क्रिया जो हो रही है उसका आधार कहाँ है, उसका आधार जहाँ है उसको अधिकरण कारक बोलते हैं। यानी क्रिया के घटित होने का स्थान, उसको हम अधिकरण कारक बोलते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, यानी पक्षी का जो बैठने का आधार क्या है, पेड़ है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ने का आधार क्या है, आकाश। पुस्तक कमरे में है, पुस्तक कहाँ है, कमरे में। पुस्तक अलमारी में है, कहाँ रखी हुई है, अलमारी। ये सब क्रियाओं के आधार हैं जहाँ पर क्रिया घटित हो रही है। उड़ने का काम आकाश में, बैठने का काम पेड़ पर, पुस्तक कहाँ रखी है, कमरे में, या पुस्तक कहाँ है, अलमारी में। पंखा छत से लटका है, यानी जो पंखा लटकने का कार्य है वो किससे लटका हुआ है, छत से। इसका मतलब उसका आधार भी क्या है, छत है। भले इसमें से भी व्यक्ति है लेकिन फिर भी क्या है, अधिकरण कारक है। टायर में हवा है, कहने का मतलब हवा किस में है, उसका भी बेस है कि टायर के अंदर हवा है। मोहन कक्षा में सबसे लंबा है, यानी उत्तमावस्था। पहले तो हमने जिक्र किया था दो के बीच की तुलना, जिसको उत्तरावस्था बोला था। अब ये उत्तमावस्था है। उत्तरावस्था किस में होती है, दूसरे कारक में, और उत्तमावस्था किस में होती है, अधिकरण कारक में। मोहन कक्षा में सबसे लंबा है, यानी सभी से लंबा है। बेटा पिता पर गया है, यानी बेटे के अंदर भी लंबाई या पिता के कुछ गुण ऐसे हैं जो बेटे में भी आ गए हैं। ऐसे सब वाक्यों में क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अब देखते हैं संबंध कारक। आप सभी जानते हैं इसकी व्यक्ति 9 हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और ने। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध बताए, कि दूसरे संज्ञा सर्वनाम का संबंध पहले संज्ञा सर्वनाम के संबंध से ना, शब्द से संबंध है क्या। यह मैंने आपको बताया था कि का, के हमेशा किसके साथ लगेंगे, संज्ञा शब्दों के साथ, और ये सभी किसके साथ लगेंगे, सर्वनाम शब्दों के साथ।
और ये ने है, ये सिर्फ एक निजवाचक सर्वनाम के साथ लगेगा। और यदि ने निजवाचक सर्वनाम से अलावा कहीं भी आपको दिखाई देगा तो वो कर्ता कारक की विभक्ति होगी, न कि संबंध कारक की। जैसे अपना, अपनी, अपना, अपनी, अपने, इन रूपों में तो ये संबंध कारक में आपको दिखाई देगा। लेकिन बाकी यदि मोहन ने, इस प्रकार यदि अलग से हमें कोई व्यक्ति दिखाई देगी वो कर्ता कारक की होगी। और यदि निजवाचक सर्वनाम के साथ यदि है तो वो किसकी व्यक्ति होगी, वो संबंध कारक की होगी। पूनम की पुस्तक गुम हो गई है, यानी पुस्तक का और पूनम का क्या है, संबंध है। मोहन राकेश का भाई है, राकेश और मोहन का आपस में भाई भाई का संबंध है। गीता राधे की पुत्री है, गीता और राधे का पिता पुत्री का संबंध है। मेरी उम्र 30 वर्ष की हो गई है, मेरा और उम्र का 30 साल का होना दोनों आपस में संबंध है। मेरा फ़ोन बहुत कीमती है, यानी मेरा और जो फ़ोन है उसका विशेष संबंध है। इस सभी में क्या है, संबंध कारक हैं। कुछ से जैसे मेरा, ये क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम में ये आएंगी व्यक्तियाँ सभी। जैसे मेरी, ये भी सर्वनाम शब्द है। और बाकी जो संज्ञा शब्द हैं जैसे पूनम है, ये की, ये देखो, ये संज्ञा शब्द के साथ का, ये संज्ञा शब्द के साथ की, और सर्वनाम शब्दों के साथ रा, रे, ना, ने और नी, और केवल निजवाचक के साथ ने। और बाकी यदि ने अलग से है संज्ञा शब्दों के साथ या निजवाचक को छोड़कर किसी भी सर्वनाम के साथ है तो क्या होगी, वो सिर्फ कर्ता कारक की व्यक्ति मानी जाएगी। अगला है संबोधन कारक, हे, अरे, रे, ओ। वैसे इन दोनों का संबंध एक ही है। ये कविता की पंक्तियों में रे मिलेगी और ये गद्य के रूप में आपको अरे मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए या उसको सावधान करने का बोध हो, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। देखिए, हे भगवान, ये सब क्या है। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है मैंने पहले बताया था, इसकी विभक्ति चिन्ह पहले आगे होगा और जो विभक्ति का जो हमारा संबोधन कारक शब्द है, संज्ञा सर्वनाम, वो बाद में होगा। अरे अरे, ये क्या देख रहे हो, ये विभक्ति चिन्ह के पहले होंगे और जिनके साथ ये लगते हैं वो क्या है, वो बाद में होगी। और सभी औरों में विभक्ति चिन्ह आपको बाद में मिलेंगे। जैसे ये देखो का, इसका संबंध, इसका मतलब ये इसका संबंध कारक है। पुत्री, राधे की पुत्री, तो ये संबंध इसका इसके पीछे आगे लगी हुई है विभक्ति। इसी प्रकार पूनम की पुस्तक, इस पूनम में क्या है, संबंध कारक है, लेकिन इसमें विभक्ति पहले मिलेगी और संज्ञा या सर्वनाम शब्द बाद में मिलेगा और सभी में पहले मिलेगा। हे नरीब बालक, मौत के सामने होने पर भी नहीं डर रहे, यानी ये सभी वाक्य संबोधन कारक के हैं। अब हम कुछ ऐसे वाक्यों का जिक्र कर लेते हैं, चर्चा करेंगे कि जिनमें विभक्ति लुप्त होगी, लेकिन फिर भी हमें उसके वाक्य के मूल भाव से या वाक्य में उसके व्यवहार के हिसाब से हम पता करेंगे कि कौन सा कारक उसमें विद्यमान है, कौन सा कारक हो सकता है। अब हम उन वाक्यों पर चर्चा करेंगे जिनमें विभक्तियाँ लुप्त हैं। और लुप्त विभक्ति कहाँ मिलेंगी, आप सभी को पता है, ये सभी समासिक पदों में मिलेंगे, जिनका हम प्रयोग तत्पुरुष के प्रकारों में करते हैं। उनमें आपको ये विभक्ति का लोप मिलेगा, क्योंकि जो ही समास का विग्रह करेंगे उसके बाद वो व्यक्ति सामने आएगी और उससे पता चलेगा कि कौन से कारक की विभक्ति है और इसमें कौन सा कारक हो सकता है। जैसे वह जेब कतरा निकला, इसमें कहीं विभक्ति आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप जानते हैं जेब कतरा एक सामासिक पद है और जो ही इसका हम समास का विग्रह करेंगे तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर है वो बाहर आ जाएगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कारक की व्यक्ति है और इसमें कौन सा कारक है। जेब कतरे का मतलब जेब को कतरने वाला, और को व्यक्ति किसकी है, कर्म कारक की। अगला देखिए, उसने तर्क संगत बात की, इसमें कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी ये जो तर्क संगत है ये क्या है, एक सामासिक पद है और इसका मतलब क्या है, तर्क को जो संगत हो।
और इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी कोई व्यक्ति है और इसमें क्या है, कर्म कारक है। अब देखिए शरणागत की रक्षा करो, शरण को आए हुए की रक्षा करो। इस शरणागत में क्या है, शरण को आया हुआ है। और मेरे पास, ये भी क्या है, कोई व्यक्ति है, इसमें भी कर्म कारक है। मेरे पास घर खर्च नहीं है। अब देखिए घर खर्च का मतलब घर के लिए जो खर्च है वो मेरे पास नहीं है। और आप सभी को पता है के लिए व्यक्ति किसकी होती है, संप्रदान की। यह रसोई घर है, आप सभी जानते हैं रसोई घर, कई बार हम रसोई ही बोल देते हैं कि हमारी रसोई है, लेकिन वो गलत है। रसोई का मतलब है पकवान या व्यंजन। जहाँ पर पकवान या व्यंजन बनता है वो जो घर है उसको बोलते हैं रसोई घर। इसलिए रसोई का मतलब है व्यंजन या पकवान, यानी जहाँ पर ये चीज़ बनती हैं वो रसोई घर होता है। यानी रसोई के लिए घर, और के लिए में कौन सी व्यक्ति है, संप्रदान। ये स्नान घर है, ये भी वैसे ही है, स्नान के लिए घर, ये भी संप्रदान कारक है। अब वह ऋण मुक्त हो गया है, पहले वो ऋण से लदा हुआ था, अब वो ऋण से मुक्त हुआ है। ये ऋण है और ये व्यक्ति है, पहले इसके अंदर ही वो शामिल था, लेकिन अब उसने उस ऋण से अलग कर दिया, यानी उसने फारिग कर दिया। और तो उसके बीच में क्या हो गई, एक दूरी होगी, ऋण से वो दूर हो गया। पहले वो ऋण के साथ था, अब ऋण मुक्त का मतलब क्या है, उसके बीच में दोनों में अलगाव है। और अलगाव कहाँ होता है, अपादान कारक में। वह कामचोर निकला। कामचोर का मतलब काम से जी चुराने वाला। युद्ध यदि काम से जी कौन चुराएगा, जो व्यक्ति काम से दूर भागने की कोशिश करेगा वही कामचोर बोला जाता है। और इसमें क्या है, इसमें भी काम से दूर जाने के वास्ते में इसका भाव है, जो व्यवहार है वो वाक्य में। और काम से दूर जाने का मतलब इसमें दोनों में अलगाव है, प्रत्यक्षता है, ये भी अपादान कारक है। वह जन्मांध है, यानी जन्म से अंधा। मान लो कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो 20 साल का है, तो जिस दिन पैदा हुआ और आज तक के बीच उसके बीच में क्या हो गया, एक दूरी बन गई। क्योंकि आज वो 20 साल का है लेकिन वो जन्म से ही अंधा था, इसको एक 0 से लेकर के 20 साल के बीच की उसकी दूरी हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। गंगा जल बहुत पवित्र है। गंगा जल का मतलब गंगा का जल, इन दोनों में क्या बताया है, का के द्वारा संबंध बताया है, इसलिए क्या है, संबंध कारक है। राजकुमार सो रहा है, कौन सो रहा है, राजा का कुमार सो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बताया है, राजा और कुमार के बीच में संबंध बताया है, ये भी क्या है, संबंध कारक है। आंखों देखी घटना पर कौन विश्वास नहीं करता, यानी आंखों से देखी हुई, इसका मतलब इसमें क्या है, आंखों से देखी हुई, इसका मतलब इसमें यहाँ पर क्या है, कारण कारक है। और कानों सुनी बात झूठ हो सकती है, कानों से सुनी हुई बात भी झूठ हो सकती है। इसमें व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन इन सभी वाक्यों में इस समासिक पदों का जो ही आप विग्रह करेंगे, आपको उनकी व्यक्तियाँ अपने आप बाहर आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से कारक में कौन सी व्यक्ति है। मेरे कहने का भाव ये था, मैं बताना आपको ये चाहता था कि किसी भी कारक की निश्चित व्यक्ति होती है, लेकिन कई बार एक से अधिक व्यक्तियाँ अधिक कारकों की हो सकती हैं। वो वाक्य के व्यवहार में उनका पता चलेगा कि नए व्यक्ति किस कार्य के लिए प्रयुक्त हुई है, उसके वाक्य में व्यवहार कैसा है, उन सभी बातों से आप उसको जान पहचान पाएंगे। दूसरा बताने का ये था मेरा मकसद कि बिना व्यक्ति के भी बहुत से वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको सामासिक पदों के माध्यम से उनको खोलकर उनका विग्रह करके उन व्यक्तियों को बाहर निकालना होगा। उसके बाद ही आप पता कर पाएंगे कि वो लुप्त व्यक्ति किस कारक की है और किस कारक में वो प्रयोग हुई है। आशा ही नहीं, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ आगे, तब तक के लिए नमस्कार।